कक्षा 11 पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं ध्यान दें। कक्षा 11 में सामान्य हिंदी गद्यगर्मा जो प्रथम खंड है उसका पहला पाठ है भारत और सोनत कैसे हो सकती है। इस पाठ में मैंने कई गद्यांश लिखाए हैं और नोट्स के माध्यम से उसको आप ले जाएं। जितना अधिक मैं लिखा रहा हूँ उतना सभी लोगों के लिए फायदा है। अब इसमें मैंने एक लिखाया था संकेत, रुपया बिना ठिकाना नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन एक गद्य की शैली है जो फर्स्ट ईयर में इंटर में भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक माध्यम है अध्ययन करने का और लेखन कार्य करने का, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान से सुने कि इसमें जो पहला प्रश्न था कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यगर्मा के भारतवर्षोन्नत नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके लेखक युग प्रवर्तक एवं भारतीय युग की आधारशिला रखने वाले महान व्यक्तित्वधारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में मैंने उसमें रेखांकित कर दिया है जो यहाँ पे नोट्स बन रहे हैं कि रुपया बिना से लगा करके और फिर बुद्धि बढ़े तक, जब नोट्स में देखोगे तो मिल जाएगा। अब रेखांकित में क्या कहते हैं, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं हिंदुस्तानी लोगों को कि बिना आर्थिक विकास के बौद्धिक विकास संभव नहीं है। कहने का मतलब जब पैसा होगा तो बुद्धि बढ़ेगी। यहां कहने का मतलब ये है क्योंकि आज शिक्षा भी महंगी हो गई है, उसके आधुनिक संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वे लोगों से मतलब भारतीय जी लोगों से कहते हैं कि हे भाइयों, इन संसाधनों के लिए हमें अपने राजा महाराजाओं से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये हमें ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे, और ना ही हमें पंडितों से या आशा करनी चाहिए कि इसके लिए वे हमें कोई ऐसा जप यानी मंत्र, तप अथवा कथा सुनने का उपाय बता देंगे जिससे हम हमारे धन और बुद्धि में वृद्धि हो जाए यानी विकास हो जाए। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो आपके पास बुद्धि के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी आएगी। तो ये व्याख्या हो गई। तो कोई ना कोई हिंदी विषय में कुछ न कुछ जितने भी लेखक हैं वो कुछ न कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं तो कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझें और दिशा निर्देशन का पालन करें। तीसरा प्रश्न कि यहाँ पर राजा महाराजाओं का मुंह न देखने की बात के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो यहाँ पर भारतेंद्र जी कहते हैं कि राजा महाराजाओं का मुंह न देखने की बात के द्वारा यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपनी समृद्धि और विकास के लिए सदैव शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो तात्पर्य क्या है इसका मतलब कि जब तुम्हारे पास पुस्तकें हैं, अब एक तुम्हारे लोगों के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, पुस्तक तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन पुस्तक को खोल करके पढ़ना ही तो क्या है, स्वयं प्रयास करके उसके अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानना।
तो जो स्वयं प्रयास करता है और अपने अध्यापकों के दिशा निर्देशन के अनुसार कार्य करता है वो जीवन पद्धति में सबसे आगे जाता है। ये मेरा एक मंत्र है, ध्यान से समझना। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न क्या है कि कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब कमर कसना यानी संकल्प कर लेना, किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग पढ़ाई के प्रति अपना दृढ़ निश्चय कर लें कि हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो कुछ न कुछ सिखाई तो रहे हैं भाई, हमारे जो पाठ हैं हिंदी विषय के उसमें कुछ न कुछ अंश ऐसा है जो हमें अपनी जीवन शैली में उतारना पड़ता है। तो जो उतारता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि घुड़दौड़ से लेखक का क्या आशय है और इसमें पीछे रहने का क्या परिणाम होगा। तो यहाँ लेखक कहता है कि घुड़दौड़ से आशय विकास की प्रतिस्पर्धा से है, कंपटीशन से। एक अच्छा कंपटीटर जो होता है अर्थात प्रतिस्पर्धी, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसमें ईर्ष्या जलन नहीं होनी चाहिए। और इसमें पीछे रहने का परिणाम यह होगा कि सब लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हमसे आगे निकलने वाले लोग हमें जंगली कहेंगे, हूस कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बोंदे कहेंगे और डरपोकने कहकर हमारा उपहास अर्थात मजाक करेंगे। तो ये आप लोगों का हो गया इस संकेत का संपूर्ण, जितने भी 5 क्वेश्चन थे उसके बारे में बता दिया। अब उसके बाद तुम्हारे कोर्स में आता है जो कक्षा 11 में कि निम्नलिखित गद्य सूक्त की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब 11 में सूक्तियां भी हैं। अब भारतेन जी ने एक क्योंकि सूक्त में आदोपांत लिखा जाता है, आदोपांत माने अंत, यानी शुरू से अंत तक वो पंक्ति लिख दी जाती है, शुरू से अंत तक वो पंक्ति लिखी जाती है। तो पहली जो मैंने पंक्ति लिखी है, लिखा है कि जापानी टट्टुओं को हाँकते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। अब इसलिए यहाँ पे कहा गया कि हम जो जापान देश है छोटा सा देश है लेकिन वो विकसित देश है, हर प्रकार से सक्षम है टेक्नोलॉजी के मामले में और किसी भी क्षेत्र में, और हमारा देश इतना विकराल है। तो यहाँ पर बताने का मतलब है संदर्भ सभी लोग जानते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्रैकेट में गद्य गरिमा के भारत और सुन्नत नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्य सूक्ति, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में क्या क्या गया है कि यहाँ पे भारतेंदु जो कहते हैं कि जिस प्रकार जापान के जो लोग हैं टट्टू की भांति, टट्टू तो जान रहे हो ना, खच्चर, परिश्रम करते हैं, तो उनके टट्टू की भांति परिश्रम करने का परिणाम ये हुआ कि आज जापान देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, जो बहुत छोटा है, और हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आज भी है और इतना बड़ा है क्योंकि हम लोग इतने उन्नतशील नहीं हुए। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया, इस सूक्त के माध्यम से भारतीयों में आत्मगौरव को जगाने का प्रयास किया गया है। व्याख्या में क्या है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारा संपूर्ण विश्व आगे बढ़ रहा है, अर्थात उन्नति की दौड़ में सभी देशों के नागरिक घोड़ों की भांति तीव्रता से दौड़ रहे हैं। जापान के निवासी शारीरिक शक्ति में अन्य देशवासियों की अपेक्षा कमजोर समझे जाते हैं, इसलिए लेखक यहाँ जापानियों को टट्टू की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि वो ठिंगने कद के होते हैं, छोटे से होते हैं। टट्टुओं की तरह दुर्बल होते हुए भी जापानी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुरूप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। जापानी आलस्य में विश्वास नहीं करते, वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं, एक्टिव हैं तथा अपनी शारीरिक दुर्बलता को उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते। उन्हें देखकर भारतवासियों को अपने आलस्य और निकम्मेपन
पर लज्जा आनी चाहिए। आशय यह है कि भारतीयों को जापानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आप लोगों की सूक्ति हो गई।